हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा है समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा की बहस। चूंकि समान नागरिक संहिता का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए आज हम इससे संबंधित एक विशेष आर्टिकल प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा के नजरिए को सामने रखने का प्रयास किया गया है। इस आर्टिकल में हमने विभिन्न समुदायों और समूहों के संदर्भ में संविधान सभा में हुई बहसों को शामिल किया है। हमारा मकसद है कि इस मुद्दे पर आपकी तार्किक समझ विकसित हो सके। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में समान नागरिक संहिता बहस का केंद्र बनी हुई है और इसकी चर्चा आज राजनीतिक गलियारों से निकलकर बाहर ही नहीं आ रही, बल्कि चौक चौराहों और जनमानस के बीच भी ये चर्चा का विषय है। हर बौद्धिक मंच से इसकी गूंज सुनाई दे रही है और धार्मिक नेता भी इस पर बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इन सारी बहसों में हमारे देश के संविधान निर्माताओं की इच्छा क्या थी, इसे हर कोई अपने अपने तरीके से समझाने में लगा हुआ है। लेकिन इन चर्चाओं ने आम जनमानस को सुलझाने की बजाय उलझा कर रख दिया है। एक आम आदमी आखिर जाने भी तो कैसे कि आज से 70 साल पहले लिखे गए संविधान में किन मुद्दों पर क्या विवाद हुआ था और किसने क्या राय रखी थी। इससे अलग सबसे अहम सवाल तो ये है कि आखिर आम आदमी भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों की समझ कैसे विकसित करे। इसे समझने के लिए कोई क्या ही करेगा। जो ज्यादा जिज्ञासु हुआ वो संविधान सभा की 23 नवंबर 1948 को हुई बहस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेगा। पर इससे क्या होगा? क्या उतनी सी बहस हमें संविधान सभा के मत से रूबरू करा देगी? नहीं। सच कहा जाए तो समान नागरिक संहिता की बहस उतनी भर नहीं है। इसकी जांच हमें उन विभिन्न उप समितियों की चर्चाओं से भी करनी होगी जिनमें मूल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और जनजातीय अधिकार पर चर्चा हुई। इसकी जांच हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दौरान हुई बहसों से भी खोज कर निकालनी होगी। तो संविधान सभा की महिलाओं के मत भी जानने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि समान नागरिक संहिता को अक्सर धार्मिक मसला माना जाता है। आम जनमानस में धारणा बन गई है कि यह बहुसंख्यक के हित में है, वहीं अल्पसंख्यकों को इससे अपनी धार्मिक पहचान खोने का डर सताता है। लेकिन इसकी बहस इतनी भर नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये केवल धार्मिक मसला नहीं है। इसकी छाप केवल अल्पसंख्यकों पर ही नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुसंख्यक, जनजाति समुदाय और देश की आधी आबादी भी इसके प्रभावों से अछूती नहीं रहेगी। एक ऐसे देश में जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी रूपों में विविधता से भरा हो, वहां ये एक के बनाम दूसरे का मामला भर नहीं रह जाता। इसलिए समान नागरिक संहिता पर अपनी राय बनाने से पहले जरूरी है कि हम इसके सभी मसलों पर अपनी अच्छी समझ बनाएं। और इसके लिए हमारे संविधान निर्माता असल में क्या चाहते थे, ये जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी अहम ये सवाल है कि संविधान सभा में इतनी बहसों के बावजूद आखिर क्यों उन्होंने इसे तत्कालीन परिवेश में लागू नहीं किया और आने वाली पीढ़ियों पर इसे टाल गए। वो आखिर ऐसा ज्वलंत मुद्दा भविष्य के भरोसे क्यों छोड़ गए जो दशकों से भारत की राजनीति में हलचल मचाए हुए है। तो चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। समान नागरिक संहिता या यूसीसी पर संविधान सभा में क्या क्या विवाद हुए, उन्हें समझने से पहले एक बार इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ कई धर्म, संस्कृति और भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ तमाम मजहब के होने के बावजूद कभी भी निजी मामलों के कानून समान नहीं हो सके। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाने का सबसे पहला प्रयास शुरू हुआ 19वीं सदी में अंग्रेजों के प्रभाव से। 1860 में मैकाले के प्रभाव में भारतीय कानूनों का संहिताकरण हुआ, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने फौजदारी कानूनों का तो संहिताकरण किया,
पर दीवानी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। कुल मिलाकर बात यह है कि आपराधिक मामलों में आज नहीं बल्कि 150 साल पहले से ही सारे धर्मों पर एक समान कानून लागू हो चुके हैं। आज जिस समान नागरिक संहिता या यूसीसी की बात की जाती है, उसकी जरूरत सिर्फ दीवानी मामलों में है, यानी विवाह, तलाक, दत्तक जैसे मामलों में। दूसरे शब्दों में कहें तो दीवानी मामले ही ऐसे हैं जहां देश में आज भी लोग अपने धार्मिक कानूनों के तहत शासित होते हैं। इसलिए संविधान सभा में यूसीसी पर बोलते हुए अंबेडकर ने कहा था, ये बहुत ही छोटा हिस्सा है जिसे हम आज तक फतह नहीं कर पाए हैं। यूसीसी पर संविधान सभा में सबसे पहले चर्चा शुरू होती है उन समितियों के स्तर से जिन्हें भारतीय संविधान सभा के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए बनाया गया था। असल में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर बनी उपसमिति के सामने ये मुद्दा सबसे पहले आया। जब समिति ने लोगों से मौलिक अधिकार पर सलाह मांगी तो भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और मीनू मशानी द्वारा दिए गए ड्राफ्ट रिपोर्ट में यूसीसी को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन सभा के कई सदस्य इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में समिति ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी समिति को जो रिपोर्ट दी, उसमें मौलिक अधिकारों को वाद योग्य और गैर वाद योग्य में बांट दिया। इसी रिपोर्ट में यूसीसी को गैर वाद योग्य बनाया गया। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि अल्पसंख्यकों पर संविधान सभा में क्या बात हुई थी। यूसीसी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए मोहम्मद इस्माइल ने तत्कालीन समय के अन्य देशों जैसे यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी की मांग केवल भारत में नहीं की जा रही, बल्कि पूर्व में दूसरे देश भी ऐसा कर चुके हैं। केटी शाह और मौलाना आजाद भी मानते थे कि यूसीसी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इनका कहना था, यूसीसी लागू करने से बेहतर है कि समुदायों के पर्सनल लॉ में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, न कि सभी को एक कानून के तहत लाया जाए। वहीं के.एम. मुंशी ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अल्पसंख्यक समुदाय यूसीसी से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन वो ये बताएं कि क्या मिस्र और तुर्की में सभी पर शरीयत कानून लागू नहीं किया गया। उनका कहना था कि जब हम किसी समुदाय को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें उस लाभ को ध्यान में रखना होगा जो पूरे समुदाय को मिल सकता है, न कि उसके एक हिस्से के रीति रिवाजों को। इसलिए कहना सही नहीं है कि ऐसा कृत्य बहुमत का अत्याचार है। यूसीसी केवल अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये बहुसंख्यकों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि देश में एक ही धर्म के भीतर भी अनेकानेक विविधताएं हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। तो देखा जाए तो संविधान सभा की शुरुआती बैठकों में अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर सदस्यों की सोच बहुत ही सकारात्मक थी। सभा के सदस्य उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक आर्थिक स्वीकृति और धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को लेकर विशेषाधिकार के मुद्दे पर भी सहमत थे। बाद में अल्पसंख्यकों के लिए बनी एडवाइजरी कमेटी ने पटेल की बात को मानते हुए अपना रुख बदल लिया। पटेल का मानना था कि ऐसा करने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ये धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ भी है। यही कारण रहा कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें केवल सांस्कृतिक शैक्षिक विशेषाधिकारों की बात कही गई है, जिसे अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षा दी गई है। चलिए अब आते हैं हम यूसीसी बनाम धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर। तो संविधान सभा में जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ी वो था यूसीसी बनाम धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा। एम. मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, बी. पोकर और के.टी.एम. अहमद इब्राहिम जैसे सदस्यों ने यूसीसी का सर्वाधिक विरोध किया। इनके विरोध का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यूसीसी पर अपनी राय देते हुए नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि प्रत्येक समुदाय के कुछ धार्मिक कानून, कुछ नागरिक कानून होते हैं जो धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं। एक समान मसौदा संहिता बनाते समय इन धार्मिक कानूनों या अर्ध धार्मिक कानूनों को इसके रास्ते से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से टकराता है। वहीं महबूब अली बेग ने कहा कि इसमें प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए कि ये लागू तभी किया जाएगा जब इस अनुच्छेद में कुछ भी नागरिक के व्यक्तिगत कानून को प्रभावित नहीं करे। पोकर साहब ने तो इस मुद्दे पर ये तक कहा कि अंग्रेज इतने लंबे वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रह पाए क्योंकि उन्होंने उनके धार्मिक अधिकारों में
कोई हस्तक्षेप नहीं किया। संविधान सभा में यूसीसी के विरोध में जो एक बात साफ थी वो ये थी कि यूसीसी सभी नागरिकों को एक समान करना चाहता है, पर विविधताओं का सम्मान कर ही हम एकाकार हो सकते हैं, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप द्वारा। इन लोगों का मानना था कि प्रत्येक वर्ग अपने व्यक्तिगत कानून का पालन करने के लिए स्वतंत्र होने से वास्तव में दूसरों के साथ संघर्ष में नहीं आएगा। उनका कहना था कि विवाह, तलाक, दत्तक, संपत्ति अधिकार जैसे मुद्दे सभी धर्म के लोगों में उनकी धार्मिक नीतियों के तहत ही शासित होते हैं। जब धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है तो यूसीसी लागू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यूसीसी के पक्ष में तर्क देते हुए केएम मुंशी ने कहा कि यूसीसी ना ही धर्म के साथ है, ना ही धर्म के खिलाफ, बल्कि ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष कानून का मामला है। जितनी जल्दी हम जीवन पर इस अलगाववादी दृष्टिकोण को भूल जाएंगे, ये देश के लिए बेहतर होगा। वहीं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि यूसीसी को नहीं लागू कर हम उन कारकों की मदद कर रहे हैं जो एक राष्ट्र को धार्मिक आधार पर एकजुट नहीं होने दे रहे और इस देश को हमेशा प्रतिस्पर्धी समुदायों की एक श्रृंखला के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। चलिए अब जनजाति समुदायों को लेकर सभा में जो चर्चा हुई उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान में अनुसूची 5 और 6 का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं। असल में इन प्रावधानों को लागू करने से पहले गोपीनाथ बारदोली की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने देश का संपूर्ण दौरा किया और तब जाकर अपनी रिपोर्ट मौलिक अधिकार पर बनी एडवाइजरी समिति को सौंपी। इस पर सभा में लंबी बहसें हुई। सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि प्रांतीय स्वायत्तता से बेहतर है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया जाए। वहीं कुलधर चलिहा ने तो ये तक कहा कि ऐसा करने से पाकिस्तान के साथ ही एक और ट्राइबलिस्तान बन जाएगा। वहीं रोहिणी कुमार का कहना था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिसका दुष्प्रभाव भारत पहले ही बुरी तरह से देख चुका है। अब सवाल उठता है कि इतने विरोध के बाद भी फिर क्यों ऐसे प्रावधान लागू किए गए कि जनजातीय क्षेत्र के सांस्कृतिक कानूनों के ऊपर संसद के कानून तक मान्य नहीं हो पाते। गोपीनाथ बारदोली के शब्दों में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों के कारण जनजातीय समुदायों में कभी एक रूपता का भाव नहीं आया और न ही भारतीयता की पहचान से वो खुद को जोड़ सके। ऐसे क्षेत्र जो विदेशी राज्यों से सीमा लगाते हैं उनमें ये भाव अगर घर कर गया कि उनकी धार्मिक सांस्कृतिक अस्मिता को खतरा है तो वो विदेशी गुटों के साथ मिल जाएंगे और भारत के लिए तब ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं निकोलस रॉय का कहना था कि जनजातीय समुदायों की संस्कृति अलग है, ऐसे में बहुसंख्यक आबादी की संस्कृति को उन पर थोप कर हम उन्हें राष्ट्रीय पहचान से दूर कर देंगे। जयपाल सिंह भी ऐसा ही मानते थे कि एक रूपता का भाव उनके अंदर खुद आना चाहिए, न कि बाहरी शक्ति द्वारा इसे थोपा जाना चाहिए। इस पर अंबेडकर की भी सहमति थी। तो ऐसे में जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो एक बार हमें ये समझना होगा कि इसके लागू होने से जनजातीय क्षेत्रों पर भी असर पड़ेंगे। ऐसे दौर में जब एक और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, क्या इसे लागू करना सही होगा? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा हुआ असम बोडोलैंड समझौता ब्रू रियांग समझौते से ये समझा जा सकता है कि प्रांतीय स्वायत्तता की मांग वहां अभी भी तीव्र बनी हुई है और ऐसे में क्या वो यूसीसी पर सहमत होंगे? वहीं ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसा कि सभा में भी मांग उठी कि क्या सही में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जहां जनजातीय समुदायों ने खुद को राष्ट्रीयता की पहचान से एकाकार कर लिया है। देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट आज भी अलगाववाद की चपेट में है। जब संविधान निर्माताओं ने उनकी संस्कृति के बचाव के प्रावधान किए हैं, सरकार भी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनकी सुरक्षा में लगी है, तो ऐसे में क्या यूसीसी लागू करना सही रहेगा? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यूसीसी के सभी वाद विवादों के बीच एक मुख्य विचारधारा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है संविधान सभा में शामिल महिलाएं इस पर क्या सोचती थी। देखा जाए तो उप समितियों की चर्चा में महिलाएं ही सबसे आगे खड़ी थीं, जिन्होंने इसकी सबसे पहले वकालत की। इसमें हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। यूसीसी की वकालत करते हुए उन्होंने कहा था, ये सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है जिसे और टाला नहीं जा सकता।
भारत को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने से रोकने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है वो पर्सनल लॉ, जो धर्म पर आधारित है। इन्होंने भारत को अलग अलग सामाजिक रूपों में बांट रखा है और इन्हें हटाए बिना महिलाओं को सामाजिक दायरों में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं के.एम. मुंशी भी मानते थे कि धर्म ने ही औरतों को समानता का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए पर्सनल लॉ को हटाया जाना महत्वपूर्ण है। हंसा मेहता ने इसे वाद योग्य बनाने की सिफारिश तक की थी। वो यूसीसी को नीति निदेशक तत्व नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों में शामिल करवाना चाहती थी। तो इन सारे वाद विवादों को जानते हुए हम एक बार फिर वहां वापस लौटते हैं जहां से हमने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी कि मौलिक अधिकार पर बनी उप समिति ने इसे गैर वाद योग्य क्यों बनाया। दरअसल संविधान सभा में जो भी प्रावधान शामिल किए गए उनमें से किसी में वोटिंग नहीं कराई जाती थी, बल्कि सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते थे। लेकिन यह मुद्दा ऐसा रहा कि इस पर सहमति नहीं बन पाई और ऐसे में बीच का रास्ता निकालते हुए इसे संविधान में शामिल तो किया गया पर गैर वाद योग्य बना दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि जब संविधान में इसे शामिल कर ही लिया गया तो आखिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया। तो इसका जवाब तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर समझा जा सकता है। दरअसल एक ऐसे समय में जब धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े हो गए थे और देश भर में दंगे हो रहे थे और वो लोग जो सदियों से मिलकर रहते आ रहे थे अलग हो गए थे, तब सबको सुरक्षा का आश्वासन देना, उनके बीच एक बार फिर एकता स्थापित करना आसान तो कतई नहीं था। और ऐसे हालातों में संविधान सभा के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मानव सभ्यता के इतिहास में इससे बड़ा विस्थापन आज तक नहीं हुआ है। इस विस्थापन में लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए और ये सब हुआ सिर्फ धर्म के नाम पर। लेकिन इतने दंगों के बाद भी जिन्ना जैसे नेता भारत पर बहुसंख्यक हितों की तरफदारी का आरोप लगा रहे थे। ऐसे समय में सभी धर्म के लोगों को उनकी धार्मिक सांस्कृतिक सुरक्षा का आश्वासन देना जरूरी था, तो वहीं जनजातीय समुदायों के बीच भी भरोसा कायम करना जरूरी था और इसी को देखते हुए इसे बाद के लिए टाल दिया गया। चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इतना तो साफ है कि यूसीसी को लागू करना आसान नहीं होने वाला है। इसकी राह में तमाम तरह की चुनौतियां हैं जिन्हें देखते हुए सरकार को सभी समुदायों के बीच इसकी स्वीकृति को बढ़ावा देने पर जोर देना होगा। वहीं संपूर्ण भारत में एक साथ इसे लागू करने की बजाय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू कर कोई अच्छा उदाहरण पेश किया जा सकता है। जैसा कि अंबेडकर ने कहा था, शुरुआत में यह प्रावधान हो सकता है कि समान नागरिक संहिता केवल उन लोगों पर लागू हो जो इसके दायरे में आने के लिए तैयार है, जैसा कि 1937 के शरीयत अधिनियम के तहत किया गया था, जब इसे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के अलावा अन्य क्षेत्रों पर लागू किया गया था। दूसरी रणनीति के तहत न्यायिक निर्णयों के साथ ही विधायी संशोधनों द्वारा इनमें एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि 3 तलाक के मुद्दे पर किया गया। इसके अलावा एक प्रभावी रणनीति ये भी हो सकती है कि एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के बाद इसे सार्वजनिक और संसदीय जांच के लिए खोला जाए, ताकि पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही इस तरफ कदम बढ़ाए जा सके। तो चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। समान नागरिक संहिता को संविधान सभा द्वारा लागू न करने के पीछे क्या कारण थे? क्या ये कहना सही होगा कि उनमें पर्याप्त इच्छा शक्ति की कमी थी? इसके पक्ष विपक्ष में टिप्पणी कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।